हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 6 का वीडियो नंबर 3। तो बेटे ये छठी यूनिट का तीसरा वीडियो है और इससे पहले 2 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 6 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है ऊष्माधारिता, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम और आंतरिक ऊर्जा। देखो ये जो टॉपिक है ऊष्माधारिता, इसमें हमें 3 बातें पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है कि ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, एक हम पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं और एक हम पढ़ेंगे मोलर ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। तो 3 तरह की ऊष्माधारिताएं हमें पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग लिखो, आप हेडिंग लिखो सबसे पहले ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऊष्माधारिता को इंग्लिश में कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी लिखो, HEAT, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसका संकेत होता है कैपिटल C। कैपिटल C से लिखते हैं इसे ऊष्माधारिता को। अब देखो, आपके पास कोई निकाय है और उस पूरे के पूरे निकाय का ताप 1 डिग्री C बढ़ाना है या 1 केल्विन बढ़ाना है। तो पूरे निकाय का ताप 1 डिग्री C या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं ऊष्माधारिता। तो आप यहाँ लिख सकते हो किसी, मेरे साथ साथ लिखा करो आप भी, किसी संपूर्ण निकाय का ताप, किसी संपूर्ण निकाय का ताप 1 डिग्री C या ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री C या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कैपिटल C कहते हैं। कैपिटल C लिख दूं, ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है। अतः ऊष्माधारिता का बताओ क्या सूत्र बनेगा, बताओ। ऊष्माधारिता का सूत्र बनेगा C = Q/ΔT। ठीक है। आपको पता है ना C क्या है, ऊष्माधारिता है, और जहाँ Q क्या है, Q बताओ क्या है? Q है ऊष्मा की मात्रा। ऊष्मा की मात्रा कि आपने कितनी ऊष्मा दी है निकाय को, उसका ताप 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए। और डेल्टा T क्या है? डेल्टा T है ताप में वृद्धि। निकाय के ताप में आपने कितनी वृद्धि की है? क्या आपने 1 डिग्री C की वृद्धि की है, या आपने 2 डिग्री C की वृद्धि की है, या 3 डिग्री C की? ठीक है, चलो लिख लेते हैं। C का मतलब भी क्या है? C का मतलब है ऊष्माधारिता। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अलग अलग निकायों की ऊष्माधारिता अलग अलग होती है। वो डिपेंड बहुत सारी बातों पर करता है कि निकाय का रासायनिक संगठन कैसा है, निकाय का द्रव्यमान कितना है, ये सारी बातों पर निर्भर करती है ऊष्माधारिता। ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे निकाय हैं और सबकी ऊष्माधारिता एक जैसी होगी, ऐसा नहीं होता है। सभी निकायों की या सभी तंत्रों की ऊष्माधारिता अलग अलग होती है। उसके बाद एक हेडिंग लिखो, चलो
हेडिंग लिखो विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, या आप इसे कह सकते हो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसे या तो स्मॉल एस से लिखते हैं या फिर लिखते हैं सी एस, ठीक है। या तो स्मॉल एस से लिख लो या सी एस से लिख लो। एस चलो ऐसा बना देता हूँ, छोटा सा एस, ऐसा ज़्यादातर बुक्स में ऐसे लिखा होता है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता या को खाली विशिष्ट ऊष्मा भी आप कह सकते हो, केवल विशिष्ट ऊष्मा कह दो या ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता कह दो। इसका मतलब है कि निकाय के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा आपको चाहिए, लिखो मेरे साथ साथ, किसी निकाय के 1 ग्राम द्रव्यमान का, किसी निकाय के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता, मेरे साथ साथ लिख रहे ना, होती है, उसे क्या कहते हैं? CS, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो ये है विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो इसका फार्मूला क्या होगा बताओ विशिष्ट ऊष्माधारिता का? आपने 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाया है, तो CS का फार्मूला होगा Q/m डेल्टा T। Q/m डेल्टा T क्या होगा? Q/m डेल्टा T। जहाँ CS का मतलब है विशिष्ट ऊष्माधारिता, Q क्या है लिख देते हैं। जहाँ Q क्या है? Q है ऊष्मा की मात्रा, दी गई ऊष्मा की मात्रा, निकाय को कितनी ऊष्मा आपने दी है, ये तो है Q, ठीक है, कॉमा। M क्या है? M है निकाय का द्रव्यमान, कि उस निकाय का, पूरे निकाय का द्रव्यमान कितना है। डेल्टा T क्या है? डेल्टा T है ताप में वृद्धि, कि आपने उस निकाय को कितना गर्म कर दिया है, उसका ताप कितना बढ़ा दिया है, ठीक है। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, तो आप कहोगे पूरे निकाय का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और यदि पूछता है कोई विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो आप कहोगे कि निकाय के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता, या केवल विशिष्ट ऊष्मा भी आप कह सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे, अगली हेडिंग लिखो मोलर ऊष्माधारिता। मोलर ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता को इंग्लिश में कहते हैं मोलर, MOLAR, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। और इसे आप लिखते हो C, और C के नीचे लिख दो M, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। अब तो आपको पता चल गया होगा बेटे, नाम से ही पता चल गया होगा कि निकाय का 1 मोल लेना है हमें, किसी निकाय के 1 मोल हिस्से का या 1 मोल भाग का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। 1 डिग्री सी बढ़ा दो या 1 केल्विन बढ़ा दो, दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है। देखो लिखो मेरे साथ साथ, किसी निकाय के 1 मोल, किसी निकाय के 1 मोल का ताप, किसी निकाय के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सी या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सी बढ़ा लो या 1 केल्विन बढ़ा लो,
क्योंकि जो सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाना होता है ना, इनके दो खानों के बीच का अंतर एक जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है किसी निकाय के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सी या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे कहते हैं मोलर ऊष्माधारिता, या CM कह दूं, उसे CM कहते हैं। तो ये होता है CM या मोलर ऊष्माधारिता, 1 मोल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ? अतः CM का फार्मूला क्या हो जाएगा? CM का फार्मूला हो जाएगा CM इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T। ठीक है, देखो Q आपको पता है क्या है, दी गई ऊष्मा, डेल्टा T क्या है, ताप में वृद्धि, N का मतलब पता होना चाहिए आपको, वैसे तो सारे पता ही हैं आपको, मैं लिख देता हूँ। N का मतलब है मोलों की संख्या, निकाय के मोलों की संख्या है कि उस निकाय में कुल मोल कितने हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मोलों की संख्या कैसे पता चलेगी? तो पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, मोलों की संख्या कैसे निकलती है, भार बटे अणु भार से या भार बटे परमाणु भार से। डेल्टा टी आपको बताइए क्या है? डेल्टा टी क्या है? ताप में वृद्धि, या ताप वृद्धि भी लिख सकते हो कि आपने निकाय का ताप कितना बढ़ा दिया है। और Q आपको पता है दी गई ऊष्मा, निकाय को आपने कितनी ऊष्मा दी है। तो ये 3 तरह की तो ऊष्माधारिताएं हमें पढ़नी थी। देखो ये हमने लिखा था ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता 3 तरह की है। एक तो ऊष्माधारिता पूरे निकाय का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता पूरे निकाय में से 1 ग्राम द्रव्यमान ताप का 1 ग्राम द्रव्यमान लो और 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप बढ़ाओ 1 डिग्री सी, तो 1 ग्राम यार इस तार ने परेशान कर लिया, ये तार अलग पेंच लड़ाता रहता है मेरे साथ। किसी निकाय के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाना हो तो जितनी ऊष्मा चाहिए उसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। और मोलर ऊष्माधारिता का मतलब यह है कि निकाय के 1 मोल ले लो, 1 मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है ना मोल, 1 मोल पदार्थ लो और उसका ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब हमें पढ़ना है, एक हेडिंग लिखो, इसके बाद क्या पढ़ना है? ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मा, हेडिंग लिखो, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ठीक है, 0 लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इंग्लिश में कहेंगे 0 लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या है देखो मैं बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक वस्तु है, इसका नाम मैंने A रख दिया, एक दूसरी वस्तु है उसका नाम रख दिया B। इसका ताप 100 डिग्री सी है, इसका ताप है 50 डिग्री सी, और दोनों को एक दूसरे के टच में रख दिया, स्पर्श कर दिया, एक दूसरे के संपर्क में रख दिया। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम बताता है कि जब 2 भिन्न भिन्न ताप वाली या अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगती है। ज़्यादा ताप है 100 डिग्री सी, कम ताप है 50 डिग्री सी, तो ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगती है। और जब तक प्रवाहित होती है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप बराबर न हो जाए। बस ये है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ठीक है, समझ में आई ना बात? जब 2 भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, लिखो चलो मेरे साथ साथ, जब 2 अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के
संपर्क में रखा जाता है, एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, यानी एक दूसरे को टच करके रखा जाता है, तो ऊष्मा का प्रवाह, प्रवाह माने बहना, ऊष्मा का बहना, ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली, लिख रहे ना साथ साथ, ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से, अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में, कम ताप वाली वस्तु में तब तक होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तु, ऐसे लिखो, जब तक कि दोनों वस्तु समान ताप की न हो जाएं, दोनों वस्तुएं समान ताप की न हो जाएं। जब दोनों वस्तुओं का ताप समान हो जाएगा तो ऊष्मा का प्रवाह भी रुक जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। समझ में आ गया होगा। अच्छा चलो एक बात बताता हूँ आपको, एक बात, एक हेडिंग लिख लो, नोट। मान लो आपके पास दो वस्तुएं हैं, दो वस्तु क्या, मान लो एक वस्तु है और उसमें एक बिंदु है A और एक बिंदु B है, इसका ताप अलग है और इसका ताप अलग है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच भी ये नियम काम करेगा। यानी ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले बिंदु से कम ताप वाले बिंदु की तरफ जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों बिंदुओं के ताप बराबर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तो आपने देखा कि जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को, दो वस्तुओं के बीच ये नियम काम करता है, पर एक ही वस्तु के दो बिंदुओं के बीच भी काम करता है ये नियम। ठीक है, मतलब एक ही वस्तु के दो बिंदुओं का ताप यदि अलग अलग है तो भी ये नियम काम करेगा। लिखो, चलो इस बात को लिखो। ब्लैक पेन कहाँ गया, ये रहा, लिखो। यदि एक ही वस्तु के दो बिंदु अलग अलग ताप पर होते हैं, दो बिंदु अलग अलग ताप पर होते हैं, तो उनके लिए ये अलग है, उनके लिए भी यह नियम, उनके लिए भी यह नियम इसी प्रकार कार्य करता है, इसी प्रकार कार्य करता है। ठीक है, यानी जरूरी नहीं कि दो वस्तुएं लेंगे। अच्छा चलो एक बात और समझ लो आप, कभी इन बातों की ज़रूरत पड़ी जाए, एक बात और समझ लो। मान लो मैं आपको कहूँ कि मेरे पास यार दो से ज़्यादा वस्तुएं हैं। मान लो मेरे पास, अभी तो हमने समझा कि एक वस्तु थी, उसमें दो बिंदु थे A और B, इसका ताप 100 डिग्री C है, उसका 80 डिग्री C है, यानी अलग अलग ताप हैं, तो इन दोनों पर नियम काम करेगा। यदि हमारे पास मान लो एक वस्तु, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु, तीन वस्तु हैं A B C, और इन तीनों के ताप अलग अलग हैं, और तीनों, जैसे मैं कह दूं कि इसका ताप 100 डिग्री C है, इसका ताप है 50 डिग्री C और इसका ताप है 10 डिग्री C, तो ऊष्मा का प्रवाह इधर को भी होगा, इधर को भी होगा और इधर को भी होगा। समझ रहे ना। यदि आपके पास तीन वस्तुएं हैं और तीनों का ताप अलग अलग है और तीनों को एक दूसरे के संपर्क में आपने रख दिया तो वहाँ भी ये नियम काम करेगा। ठीक है, लिख लो नोट में, यदि तीन
भिन्न भिन्न ताप वाली, यदि 3 भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो भी यह नियम इसी प्रकार कार्य करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये नियम कब कब काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा। अब जल्दी से पोज करके लिखो, अगली बात पढ़ाता हूँ फिर मैं। भाई हमने ऊष्माधारिता पढ़ ली, ऊष्मागति के शून्य नियम पढ़ लिया, आंतरिक ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दूँ। जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो आपको पता चल गया ना ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। भाई आपको पूरे निकाय का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाना है, और पूरे निकाय का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता आपको पड़ेगी, उस ऊष्मा की मात्रा को हम कहेंगे कि उस निकाय की ऊष्माधारिता है। ऊष्माधारिता जो गुण होता है ना, वो निकाय का होता है, निकाय का। और यदि कोई आपसे पूछता है विशिष्ट ऊष्माधारिता बताओ या केवल विशिष्ट ऊष्मा बताओ, तो आप कहोगे कि निकाय के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाना है आपको। तो निकाय के पूरे द्रव्यमान में से 1 ग्राम द्रव्यमान लो और उसका ताप 1 डिग्री सी बढ़ाओ और देखो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी। तो 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। फिर बात आई मोलर ऊष्माधारिता की। मोलर ऊष्माधारिता क्या है बताओ? आप निकाय के 1 मोल मात्रा लो, निकाय के 1 मोल मात्रा का ताप या निकाय की 1 मोल मात्रा का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? मोलर ऊष्माधारिता। फिर हमने पढ़ा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम में आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया बताओ? कि 2 अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रख दो, और जब आप एक दूसरे के संपर्क में उन वस्तुओं को रखोगे तो क्या होगा? अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह उस समय तक होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप बराबर नहीं हो जाते हैं। अब एक हेडिंग लिखो, आंतरिक ऊर्जा। हेडिंग लिखो आप, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा का एक नाम और है, नेज ऊर्जा भी कहते हैं इसे। लिख लो आप अथवा करके, नेज ऊर्जा, नेज ऊर्जा, ठीक है। और नेज ऊर्जा के अलावा आप इसे एक नाम से और पुकार सकते हो, अंतर्निहित ऊर्जा। अंतर्निहित ऊर्जा, अंतर्निहित ऊर्जा भी कहते हैं इसे। और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी लिखो, INTERNAL, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो चाहे आंतरिक ऊर्जा कहो, नेज ऊर्जा कहो, अंतर्निहित ऊर्जा कहो, इंटरनल एनर्जी कहो, और ई से प्रदर्शित करो या यू से प्रदर्शित करो, इन सब बातों का एक ही मतलब है, ठीक है। अब देखो, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने भी निकाय हैं ना, उनमें से हर एक निकाय एक निश्चित ऊर्जा से संबंधित होता है। और वो जितनी ऊर्जा से संबंधित होता है, यानी हर एक निकाय की कुछ अलग अलग ऊर्जा होती है। तो किसी निकाय की जितनी ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा की मात्रा को हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। तो परिभाषा लिखो मेरे साथ साथ, लिखो प्रत्येक निकाय
प्रत्येक निकाय ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से, प्रत्येक निकाय ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से संबंधित होता है। प्रत्येक निकाय ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से संबंधित होता है, जिसे उस निकाय की तो वहीं आ जाएगा, जिसे उस निकाय की क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अभी देखो ये बात पूरी समझ में नहीं आई होगी आपके कि आंतरिक ऊर्जा क्या है। मैंने बताया कि प्रत्येक निकाय एक निश्चित ऊर्जा से संबंधित है, हर एक निकाय की अपनी अलग अलग ऊर्जा है। वास्तविकता में ये ऊर्जा पता क्या है, किसी निकाय में बहुत तरह की ऊर्जा होती हैं, कई तरह की ऊर्जाएं होती हैं, और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का जो टोटल योग निकलता है ना, जोड़, उन सभी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के जोड़ को कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, चलो लिखते हैं। वास्तव में लिखो, वास्तव में किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, वास्तव में किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसमें उपस्थित, वास्तव में किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है। तो निकाय में जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं उन सबको जोड़ दो, और जोड़ के जो टोटल आपके पास आएगा उसे आप कहोगे आंतरिक ऊर्जा। जैसे कौन कौन सी ऊर्जाएं हो सकती हैं, ये फार्मूला लिखो मेरे साथ साथ। E इज इक्वल टू ई होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और En न्यूक्लियर एनर्जी, EC केमिकल एनर्जी, ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। EP पोटेंशियल एनर्जी, ER रोटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, रोटेशनल एनर्जी, EV वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। अभी मैं इन सब का नाम आपको लिखवाऊंगा। ET ट्रांजिशन एनर्जी। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं, लो डॉट 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 कर दिया मैंने। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं किसी भी निकाय में हो सकती हैं, और उन सभी ऊर्जाओं को जब आप जोड़ोगे ना तो उनका जो जोड़ आएगा उसे आप आंतरिक ऊर्जा कहोगे। और हर एक निकाय की अपनी अलग अलग अपनी पर्सनल आंतरिक ऊर्जा होती है। जैसे मैं आपको इनके बारे में बता दूं, पहले लिखो जरा। जहां ई क्या है, बताओ क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बताया था, लिख लो आप इलेक्ट्रॉनिक, मेरे साथ साथ लिखा करो, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। ठीक है, कोमा, फिर क्या है En का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को हिंदी में कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद क्या था, सी माने केमिकल एनर्जी को क्या कहते हैं हिंदी में, रासायनिक ऊर्जा। ये रासायनिक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। और पी माने पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं स्थैतिक
स्थैतिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं इसे, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद ER है, R माने रोटेशनल एनर्जी, या जिसे आप कहते हो घूर्णन, घूर्णन ऊर्जा, रोटेशन घूर्णन को ही तो कहते हैं ना। और EV का मतलब क्या है, V का मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन को हिंदी में कहते हैं कंपन, कंपन ऊर्जा। तो ये जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं ना किसी भी निकाय में। अब क्या बचा, ET बचा ना, ET, T माने ट्रांजिशन, ठीक है, या स्थानांतरण, इसे आप कह सकते हो स्थानांतरण, स्थानांतरण ऊर्जा, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का जब टोटल करोगे तो इनका जो टोटल आएगा वो हर एक निकाय के लिए अलग अलग होता है। इसका मतलब हर एक निकाय ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रखता है अपने पास, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से संबंधित होता है, और उस निश्चित मात्रा को ही हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताता हूँ आपको, एक हेडिंग लिखो, नोट हेडिंग लिखो एक, और नोट में बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, लिखो आंतरिक ऊर्जा, रेड पेन दिखाई दे रहा ना सही, आंतरिक ऊर्जा एक क्या है, अवस्था फलन, एक अवस्था फलन है, ठीक है। मैंने पढ़ाया था ना आपको अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन। अवस्था फलन वे सभी गुण होते हैं जो किसी निकाय की अवस्था पर निर्भर करते हैं और उसके पथ पर निर्भर नहीं करते कि वो अवस्था कौन से रास्ते से चलकर, कौन से पथ से चलकर प्राप्त हुई है। तो जो गुण अवस्था पर निर्भर करते हैं उन्हें कहते हैं हम अवस्था फलन, और जो निकाय को जो अवस्था प्राप्त हुई है वो जिस रास्ते से प्राप्त हुई है उस रास्ते पर जो गुण डिपेंड करते हैं उन्हें कहते हैं हम पथ फलन, ठीक है, या पाथ फंक्शन। जल्दी से पोज करके लिखेंगे, हमारे देश के प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे, जल्दी से लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होंगी ये सारी बातें। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऊष्माधारिता, पूरे निकाय का ताप 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। फिर पढ़ा था विशिष्ट ऊष्माधारिता, निकाय के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। फिर पढ़ा हमने मोलर ऊष्माधारिता, निकाय के 1 मोल मात्रा का ताप 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। फिर हमने पढ़ा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, कि जब 2 अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में उस समय तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप बराबर ना हो जाएं। फिर हमने क्या पढ़ा, आंतरिक ऊर्जा, प्रत्येक निकाय ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से संबंधित होता है, ठीक है। और किसी निकाय में विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं उन सभी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को जब जोड़ोगे तो उनका जो जोड़ आएगा, जो योग आएगा, उस योग को हम कहते हैं निकाय की आंतरिक ऊर्जा। और प्रत्येक निकाय की आंतरिक ऊर्जा अलग अलग होती है जो एक अवस्था फलन है, और वो निकाय की रासायनिक प्रकृति और बनावट और संरचना पर निर्भर करती है, ठीक है। तो बेटे बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो, हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।